नमस्कार। आज हम जिनकी कहानी में उतर रहे हैं वो सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा का एक फिनोमिनन है, रेखा। हमारे पास उनके जीवन, उनके उतार चढ़ाव और उनके उस रहस्य पर कुछ लेख और नोट्स हैं जिसने दशकों से लोगों को आकर्षित किया है। हम सिर्फ भानुरेखा गणेशन से रेखा बनने की कहानी नहीं दोहराएंगे बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से मोड़ थे, वो क्या कहते हैं रणनीतियां थीं जिन्होंने उन्हें एक संघर्षरत नवागंतुक से एक आइकॉन बनाया, और वो क्या है जो आज भी उन्हें इतना प्रासंगिक और रहस्यमयी बनाए रखता है। उन्हें अक्सर बॉलीवुड की ग्रेटा गार्बो कहा जाता है, जो बिल्कुल सही लगता है, खासकर उनकी निजी जिंदगी को लेकर जो एकांत प्रियता वो बनाए रखती हैं। लेकिन दिलचस्प ये है कि उनकी कहानी में एक विरोधाभास है। शुरुआती दौर की मुश्किलें, वो आलोचनाएं, और फिर एक ऐसा काया पलट जिसने न केवल उनकी छवि बदली बल्कि शायद इंडस्ट्री के मानकों को भी एक तरह से चुनौती दी। तो चलिए इस सफर को करीब से देखते हैं। सिर्फ घटनाओं को नहीं, उनके पीछे की कहानी को भी समझने की कोशिश करते हैं। रेखा का जन्म 10 अक्टूबर 1954 चेन्नई में। नाम था भानुरेखा गणेशन। उनके पिता जेमिनी गणेशन तमिल सिनेमा के कादल मन्नन यानी किंग ऑफ रोमांस थे, और मां पुष्पावली तेलुगु फिल्मों की अभिनेत्री। हाँ, लेकिन ये बात अहम है कि उनके जन्म के समय उनके माता पिता विवाहित नहीं थे, और ये उनके शुरुआती जीवन की कड़वी सच्चाई थी। बिल्कुल। हाँ, और इसका असर काफी गहरा था। पिता की सार्वजनिक स्वीकार्यता न मिलना, परिवार पर आर्थिक दबाव, सामाजिक दिक्कतें, ये सब उनके बचपन का हिस्सा थीं। अच्छा। पिता जेमिनी गणेशन की पहले से शादीशुदा होने और अन्य संबंधों के चलते रेखा के कई सौतेले भाई बहन भी थे, जिनमें अभिनेत्री रेवती भी शामिल है। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि बचपन में पिता से उनका जुड़ाव लगभग न के बराबर था। तो शायद इसी ने उन्हें आत्मनिर्भर बनाया होगा। हाँ, कह सकते हैं। इससे खालीपन और शायद आत्मनिर्भरता की शुरुआती नींव पड़ी होगी। और इसी आर्थिक दबाव के चलते उन्हें बहुत छोटी उम्र में, महज 14 साल में, स्कूल छोड़कर फिल्मों में आना पड़ा। हाँ, एयर होस्टेस बनने का सपना छोड़ना पड़ा। हाँ, उन्होंने तेलुगु फिल्में इंटी गुट्टू 1958 और रंगुला रत्नम 1966 में बाल कलाकार के तौर पर काम किया। ये वो दौर था जब उन्हें अपने सांवले रंग और वजन के लिए स्कूल में मजाक भी सहना पड़ा। उन्होंने खुद बताया, मैं स्कूल की सबसे मोटी लड़की थी। बिल्कुल। और इसी शुरुआती दौर में हिंदी फिल्मों में कदम रखने के दौरान एक बेहद परेशान करने वाली घटना का भी जिक्र मिलता है। वो किसिंग सीन वाली घटना। हाँ, कुछ स्रोतों के अनुसार महज 14-15 साल की उम्र में एक फिल्म के सेट पर उनकी बिना सहमति के किसिंग सीन फिल्माया गया। इस अनुभव ने उन्हें यकीनन झकझोर दिया होगा। बहुत बुरा। ये शुरुआती झटके, ये संघर्ष, शायद यहीं से वो असाधारण आंतरिक शक्ति और स्वतंत्रता विकसित हुई जिसने बाद में उन्हें अपनी शर्तों पर जीने में मदद की। उनकी मां का प्रभाव और दक्षिण भारतीय सिनेमा की जो नाटकीयता और कलात्मकता है, उसका भी इसमें योगदान रहा होगा। फिर 1970 में आई सावन भादो, हिंदी फिल्मों में एंट्री। फिल्म तो चली, कामयाब रही, रातों रात स्टार बन गई। हाँ, पर सफर आसान नहीं था। आलोचना बहुत हुई। उनके लुक्स, वजन, हिंदी बोलने का अंदाज, सब पर मीडिया ने उन्हें अगली डकलिंग तक कह दिया। उन्हें अक्सर सिर्फ ग्लैमर डॉल वाले किरदारों में ही लिया जा रहा था। ये एक अजीब स्थिति थी। सफलता मिली पर वो पहचान नहीं जो शायद चाहती थी। और यहीं पर रेखा की कहानी दिलचस्प मोड़ लेती है। ये आलोचनाएं उनके लिए एक ट्रिगर बनी। हाँ। 70 के दशक के मध्य में उन्होंने जो किया वो महज एक मेकओवर नहीं था, वो एक सोची समझी रणनीति थी, अपनी पहचान को, अपनी कहानी को अपने नियंत्रण में लेने की। योग, सख्त डाइट, फिटनेस, ये उस दौर में अभिनेत्रियों के लिए आम नहीं था। बिल्कुल नहीं था। लेकिन रेखा ने इसे अपनाया जी। और ये सिर्फ शारीरिक बदलाव नहीं था, उन्होंने अपनी हिंदी और उर्दू पर जबरदस्त काम किया। अच्छा। ये खुद को पूरी तरह से रीइन्वेंट करना था, एक अपरंपरागत बाहरी से सुंदरता, अनुशासन और प्रतिभा के प्रतीक के रूप में। तो ये सिर्फ वजन कम करना या रंगत निखारना नहीं था, ये अपनी शर्तों पर इंडस्ट्री में जगह बनाना था एक तरह से। निश्चित रूप से ये सिस्टम को जवाब देना था। उन्होंने दिखा दिया कि वो सिर्फ एक चेहरा नहीं है बल्कि एक समर्पित कलाकार है जो अपनी कला और छवि दोनों पर मेहनत कर सकती हैं। और फिर फिल्में भी बदलने लगी। हाँ बिल्कुल, दो अनजाने 1976 अमिताभ बच्चन के साथ और खासकर घर 1978 जैसी फिल्मों ने इस बदलाव को साबित किया। घर में एक बलात्कार पीड़िता का उनका संवेदनशील चित्रण
बेहद सराहा गया। उन्हें पहला फिल्म फेयर नॉमिनेशन में मिला था घर के लिए। जी हाँ, इसने दिखा दिया कि ग्लैमर के साथ साथ उनमें गहराई भी है। वो सिर्फ एक ग्लैमरस चेहरा नहीं थी। और फिर आया 80 का दशक, उनका गोल्डन पीरियड कह सकते हैं। बिल्कुल, करियर का शिखर था वो। खूबसूरत 1980 में वो चुलबुली लड़की, हाँ, जिसके लिए उन्हें पहला फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला। और फिर उमराव जान 1981। क्या कहने, उमरा जान तो खैर। उमराव जान तो एक मील का पत्थर थी। एक तवाइफ और शायरा के किरदार में उनका अभिनय इतना प्रामाणिक था, इतना डूबा हुआ कि उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। उन्होंने कहा भी था कि उमराव मुझ में थी। हाँ, बिल्कुल। ये शायद उस किरदार में उनके गहरे उतर जाने का सबूत है। इसी दशक में अमिताभ बच्चन के साथ उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री मुकद्दर का सिकंदर 1978 और खासकर सिलसिला 1981 में। वो तो चरम पे थी। सिलसिला उनके साथ उनकी आखिरी फिल्म भी साबित हुई। हाँ, लेकिन वो सिर्फ मुख्यधारा के फिल्मों तक सीमित नहीं रहीं। यही उनकी खासियत थी। एक तरफ वो कमर्शियल सिनेमा की रानी थी, दूसरी तरफ उन्होंने कलयुग, विजेता, उत्सव जैसी समानांतर सिनेमा की फिल्मों में भी काम किया। लीलांतर सिनेमा जैसे कहते हैं। हाँ, पैरेलल सिनेमा। वो फिल्में जो मुख्यधारा के मसालों से हटकर यथार्थवादी विषयों और कलात्मक प्रस्तुति पर ज्यादा ध्यान देती थीं। इन फिल्मों ने उनकी अभिनय क्षमता की रेंज दिखाई। और फिर खून भरी मांग भी तो थी 1988। अरे हाँ, खून भरी मांग, एक बदला लेने वाली विधवा का किरदार, उसने उन्हें दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड दिलाया और उन्हें एक तरह से महिला केंद्रित एक्शन फिल्मों का चेहरा बना दिया। बिल्कुल। उन्होंने लगातार मजबूत, जटिल महिला किरदारों को चुना और जो स्थापित ढांचे थे उनको चुनौती दी। 180 से ज्यादा फिल्में, ये आंकड़ा ही बताता है कि कितनी लंबी और प्रभावशाली यात्रा रही है। और 90s का दशक आते आते जब इंडस्ट्री बदल रही थी, उनकी कई समकालीन अभिनेत्रियां सहायक भूमिकाओं में जा रही थी। हाँ, रेखा ने फूल बने अंगारे 1991 जैसी हिट फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं निभाना जारी रखा। खिलाड़ियों का खिलाड़ी 1996 में तो उन्होंने एक नेगेटिव किरदार निभाया। वो मैडम नाया वाला रोल। हाँ, एक अंडरवर्ल्ड डॉन का, और उसके लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड भी जीता। ये दिखाता है कि वो जोखिम लेने से कभी नहीं डरी। और फिर वो बोल्ड फिल्में भी थीं, कामसूत्र, ए टेल ऑफ लव 1996 और आस्था इन द प्रिजन ऑफ स्प्रिंग 1997। काफी चर्चा हुई थी इनकी। हाँ, विवादास्पद लेकिन कलात्मक रूप से महत्वपूर्ण फिल्में। आलोचना और प्रशंसा दोनों मिली, लेकिन उन्होंने अपनी राह खुद चुनी। बिल्कुल। 2000 के दशक में उन्होंने सहायक किरदारों को भी गरिमा के साथ अपनाया। जुबाइदा 2001, लज्जा 2001 में उनके किरदार यादगार रहे। और कोई मिल गया और क्रिश में भी तो थी। हाँ, और फिर कोई मिल गया 2003 और क्रिश 2006 जैसी बड़ी व्यावसायिक सफलताओं में ऋतिक रोशन की माँ और दादी के किरदारों ने उन्हें नई पीढ़ी के दर्शकों से भी जोड़ा। सही। ये उनकी बुद्धिमत्ता थी कि कैफे स्टारडम बनाए रखते हुए भी उम्र के साथ अपनी भूमिकाओं को बदला जाए। 2010 के बाद वो पर्दे पर कमी नजर आई, ज्यादातर कैमियो या विशेष भूमिकाओं में। हाँ, 2012 से 2018 तक राज्यसभा सदस्य भी रहीं। हालांकि सदन में उनकी उपस्थिति कम रहने पर सवाल भी उठे थे। हाँ, वो एक अलग पहलू है। लेकिन हाल ही में जून 2025 में जब उमराव जान 4K में रिस्टोर होकर दोबारा रिलीज हुई तो वो स्क्रीनिंग पर मौजूद थीं, एक तरह से अपने सुनहरे अतीत को सलाम करते हुए। ये चुनिंदा उपस्थिति, मतलब पब्लिक में कम दिखना और फिल्मों से दूरी, शायद उनकी उस रहस्यमयी छवि को बनाए रखने की एक सचेत कोशिश भी है। हो सकता है। वो सुर्खियों में रहती हैं बिना लगातार सुर्खियों में बने रहने की कोशिश किए। ये अपने आप में एक कला है, बिल्कुल। अब आते हैं उनकी निजी जिंदगी पर। यह हमेशा से मीडिया और लोगों की जिज्ञासा का विषय रही है। हाँ, हमेशा से। विनोद मेहरा के साथ कथित रिश्ते और शादी की अफवाहें, हालांकि उन्होंने इसे हमेशा नकारा है। और फिर अमिताभ बच्चन के साथ उनका कथित संबंध, जो 70 और 80 के दशक में सबसे चर्चित गॉसिप टॉपिक था। सिलसिला फिल्म तो जैसे इसी कथित रियल लाइफ कहानी का फिल्मी रूपांतरण मानी जाती है। हाँ, और ये अटकलें उनके जीवन का हिस्सा रहीं। लेकिन 1990 में दिल्ली के व्यवसायी मुकेश अग्रवाल से उनकी शादी ने सबको चौंका दिया था। हाँ, वो काफी अचानक था। दुखद ये रहा कि शादी के कुछ ही महीनों बाद अक्टूबर 1990 में मुकेश ने आत्महत्या कर ली। उन्होंने एक सुसाइड नोट छोड़ा था जिसमें किसी को दोष नहीं दिया गया था। बहुत दुखद। ये रेखा के लिए एक भयानक ट्रेजेडी थी और उस वक्त मीडिया का रवैया बेहद कठोर और असंवेदनशील था।
कुछ टैबलॉइड्स ने तो उन्हें डायन और हत्यारिन तक कह डाला। ये तो वाकई भयावह था। कितना मुश्किल रहा होगा उनके लिए। बहुत ज्यादा। शायद यही वजह है कि इसके बाद उन्होंने फिर कभी शादी नहीं की और अपनी जिंदगी को बेहद निजी बना लिया। ये संभव है। शायद हाँ। उस अनुभव ने उन्हें और ज्यादा एकांत प्रिय बना दिया होगा। वो आज मुंबई के बांद्रा में अपने घर में रहती हैं, अपनी सेक्रेटरी फरजाना के साथ। उनका लाइफस्टाइल भी काफी अनुशासित सुना है। हाँ, वो योगा करती हैं, एगिटेरियन हैं, पेंटिंग, बागवानी, कविता लिखने जैसे शौक रखती हैं। अच्छा। ये एकांत प्रियता, ये चुनिंदा सार्वजनिक उपस्थिति, यही उनकी रहस्यमयी और टाइमलेस छवि का आधार है। उनका वो कथन नथिंग बैकफायर्स लाइक आर्टिफिशियलिटी, बनावटीपन से ज्यादा कुछ नुकसान नहीं पहुंचाता, उनके जीने के अंदाज को दर्शाता है। वो खुद को जीवन की एक ईमानदार छात्रा कहती हैं। उनके काम को पहचान भी खूब मिली है। अवार्ड्स की लिस्ट लंबी है। बिल्कुल। उमराव जान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, 2010 में पद्मश्री, 3 फिल्म फेयर अवार्ड्स, खूबसूरत, खून भरी मांग, खिलाड़ियों का खिलाड़ी और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी। और भी कई सारे अवार्ड्स हैं। जी हाँ, और आईफा, जी सिने, स्क्रीन अवार्ड्स जैसे कई और सम्मान। दिलचस्प ये भी है कि वो अक्सर अवार्ड्स लेने खुद नहीं जाती थीं। हाँ, ये भी सुना है। जिसने शायद उनके रहस्य के आभा मंडल को और घना किया। ये भी उनकी शर्तों पर जीने का एक तरीका था। पहचान मिले पर उसके पीछे भागना नहीं। तो अगर हम इस पूरी यात्रा को समेटें, इस पूरी कहानी को, तो क्या कहेंगे रेखा आखिर हैं क्या? सिर्फ एक स्टार या उससे ज्यादा? मेरे ख्याल से रेखा सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं है, वो एक विचार है। वो लचीलेपन, मतलब रेजिलियंस, परिवर्तन और आत्मनिर्माण, सेल्फ क्रिएशन का प्रतीक है। उन्होंने सिर्फ बॉलीवुड में सुंदरता के पैमाने नहीं बदले, बल्कि ये भी दिखाया कि बाहरी आलोचनाओं को अपनी ताकत कैसे बनाया जा सकता है। उनका स्टाइल, वो कांजीवरम साड़ियां, बोल्ड मेकअप आज भी एक स्टेटमेंट है। हाँ, वो तो है। लेकिन सबसे बढ़कर उनकी कहानी ये बताती है कि कैसे मुश्किल हालातों से निकलकर अपनी शर्तों पर अपनी कहानी खुद लिखी जा सकती है और कैसे अपनी एक खास पहचान गढ़ी जा सकती है जो समय के साथ धुंधली ना पड़े। वो एक घटना है। तो ये थी रेखा की कहानी, एक असाधारण जीवन जिसमें संघर्ष है, सफलता है, दर्द है, ग्लैमर है और सबसे बढ़कर एक कभी न सुलझने वाला रहस्य है। और यही रहस्य आज हमें सोचने पर मजबूर करता है। जिस कुशलता से रेखा ने दशकों तक अपनी सार्वजनिक छवि गढ़ी और अपनी निजी जिंदगी को निजी रखा, क्या वो आज के इस हाइपर कनेक्टेड सोशल मीडिया के दौर में संभव है? ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, क्या आज कोई कलाकार उस तरह की रहस्यमयता रच सकता है, या फिर आज स्टारडम का मतलब ही है अपनी जिंदगी को खुली किताब बना देना? इस पर सोचा जा सकता है। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज की एक गहन चर्चा यहीं समाप्त करता है।